संयुक्त राष्ट्र की जलवायु पर पार्टियों के सम्मेलन, जिसे COP28 के नाम से जाना जाता है, उसके दौरान आज विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दुबई में COP28 बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के UAE आगमन पर भारतीय प्रवासी के सदस्यों द्वारा दुबई में एक होटल के बाहर एक सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन किया गया। प्रवासी सदस्यों को मोदी मोदी और अब की बार मोदी सरकार और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि COP28 दुनिया को पेरिस एग्रीमेंट के तहत हुई प्रगति का जायजा लेने और भविष्य में जलवायु कार्यवाही के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने देगा। गुरुवार को ज्यादातर एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलने की भविष्यवाणी की गई, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को फायदा होने का अनुमान लगाया गया। मिजोरम में लगभग सभी सर्वेक्षणों में त्रिशंकु सदन की भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट इस बार बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा और न ही इसका मुख्य प्रतिद्वंदी जोरम पीपल्स मूवमेंट जीत पाएगा। सभी पार्टियों के महीनों के उग्र प्रचार के बाद पिछले महीने 7 नवंबर से सभी 5 राज्यों में मतदान शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस और भाजपा BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव की हैट्रिक को रोकने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति BRS और कांग्रेस पार्टी पर राज्य भर में आदर्श आचार संहिता नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि BRS कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से पैसे और शराब बांटी। जी किशन रेड्डी ने कहा, BRS और कांग्रेस पार्टी ने राज्य भर में MCC नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने पुलिस की मदद से पैसा और शराब वितरित किया है। चुनाव आयोग को इसकी निगरानी में सख्त होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नए शामिल किए गए भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करने के तुरंत बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि इससे भारत को विकसित राष्ट्र बनने में मदद मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। हमारे युवाओं को खुद को नए विचारों और नवाचारों से जोड़ना सीखना चाहिए। इसका अच्छा प्रभाव होगा। इससे देश को विकसित राष्ट्र बनने के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। बहुत ही खुशी की बात है कि रोजगार मेला की कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 51,156 हमारे युवा युवती भाइयों बहनों को अलग अलग विभाग में देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम जब मेरिट के ऊपर, गुणवत्ता, उनके खुद के क्षमता के ऊपर सरकारी सेवा में हमारे युवा युवती भाई बहनों को लेते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आगे चल के देश की सरकारी व्यवस्थाओं में भी पड़ेगी। इसी के साथ साथ कर्मयोगी प्रारंभ, ये जो iGOT के माध्यम से ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जीवन के शुरुआत से ही और मुझे लगता है अंत तक वी आर कंटिन्यूअसली इन लर्निंग मोड। और अगर हमारे युवा युवती इस बात को ग्रहण कर लें कि उन्होंने भी नई चीजों को सीखते रहना है, आधुनिक चीजों को सीखना है, नए आइडियाज के साथ अपने आप को जोड़ना है, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देश में आगे चल के अच्छी व्यवस्थाएं बनाने के लिए सुविधाजनक रहेगा। और जो विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने का जो देश का सपना है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत कर दी है अमृत काल में 2022, 15 अगस्त 2022 को जो 5 प्रण का आह्वान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उससे हमारे अमृत काल का प्रवेश हुआ। पहला वर्ष बड़ा अच्छा रहा, 7.3% आर्थिक ग्रोथ रही। डॉलर टर्म में देखें तो लगभग 10% से ज्यादा
जीडीपी में वृद्धि हुई है। आज हम $3.7 ट्रिलियन की जीडीपी बन गए। जैसे कि गुरुवार को आई एग्जिट पोल में देश के सबसे युवा राज्य तेलंगाना में कांग्रेस को भारी बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया था, जिसके गठन के बाद से ही के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पार्टी ने तेलंगाना पर शासन किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे शानदार बदलाव करार दिया। थरूर ने साउथ फर्स्ट के एग्जिट पोल पूर्वानुमानों का हवाला दिया, जिसमें कांग्रेस को 62 से 72 सीटों के साथ विजेता, भारत राष्ट्र समिति को 35 से 56 सीटों के साथ दूसरे, AIMIM को 6 से 7 और बीजेपी को 3 से 8 सीटों के साथ चौथे स्थान पर बताया गया था। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की भविष्यवाणी है कि पार्टी 119 में से 80 से अधिक सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP28 में वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित इंडिया पैविलियन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार COP में अनुच्छेद 6 और विकासशील देशों को जलवायु वित्त पोषण पर चर्चा की जाएगी। भूपेंद्र यादव ने कहा, हमारे मंडप के उद्घाटन के समय हमारा मंडप अपनी पर्यावरण अनुकूल नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर केंद्रित है। एजेंडा सहित कई मुद्दे जो पिछले COP द्वारा पूरे नहीं किए गए थे, जैसे कि अनुच्छेद 6 और विकासशील देशों को जलवायु वित्त पोषण, यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जम्मू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का बौद्धिक संपदा अधिकार सम्मेलन IP यात्रा आयोजित किया गया। नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में IPR की महत्वपूर्ण भूमिका है। बौद्धिक संपदा अधिकारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए MSME मंत्रालय और PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सराहना की। IP यात्रा कॉन्क्लेव MSME, इनोवेटर्स, स्टार्टअप को अपने व्यापार और व्यवसायों की सुरक्षा और विकास के लिए GI टैग, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसे IPR के विभिन्न उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बौद्धिक संपदा जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उत्प्रेरक है और सरकार इसकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत अनुसंधान और विकास विकसित कर रही है। लचीलेपन और आशा के हृदय स्पर्शी प्रदर्शन में सिलक्यारा सुरंग में एक सप्ताह से अधिक समय से फंसे 41 श्रमिक आखिरकार दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद फंसे हुए श्रमिकों को अपनी कठिनाई के दौरान अकल्पनीय कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्हें सीमित भोजन और पानी के साथ सुरंग की अंधेरी नम परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और जीवित रहने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट रहे। 28 नवंबर को उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। आप 17 दिन टनल के अंदर थे, कैसा फील कर रहे थे आप? अच्छा ही है। अच्छा फील कर रहे थे। खाने पीने को मिल रहा था आपको ठीक से? हाँ मिल रहा था सर। तबीयत कैसा है आपका अभी? अभी ठीक है। जब 17 दिन टनल में थे, कैसा फील कर रहे थे आप? शुरू में घबराहट से हुई, उसके बाद महसूस अच्छा। खाना पीना आपको कितने समय बाद मिलना शुरू हो गया? हम लोग को खाना पीना 12 घंटा के बाद से मिलना चला। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक है। सरकार को क्या करना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सरकार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक के नाम अब एक और विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर पटनायक ने घातक बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उड़ीसा के प्रसिद्ध पूरी समुद्र तट पर दुनिया का सबसे लंबा लाल रिबन बनाया। लाल रिबन HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता और समर्थन का सार्वभौमिक प्रतीक है। रेत पर रिबन को फिर से बनाने का पटनायक का प्रयास 800 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा है, जो एक विशाल रेत कला है जिसे केवल ड्रोन कैमरे से ही कैद किया जा सकता है। हर साल वर्ल्ड एड्स डे पे हम लोग कोशिश करते हैं कि सैंड आर्ट के थ्रू ये अवेयरनेस मैसेज देने के लिए इस बार भी हम लोगों ने अराउंड 30 फीट लॉन्ग का जो वर्ल्ड एड्स डे का जो रिबन है, रेड रिबन है, उसको क्रिएट किए हैं। उसके साथ मोर देन 2000 स्टील बाउल्स को इंस्टॉल किए हैं कि ये मैसेज देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं हर साल इस तरीके से लोगों को आर्ट के थ्रू मैसेज देने के लिए अराउंड द वर्ल्ड। हम सब लोग को जितना हमारे तरफ से हो सकता है हम पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन आयोजित किया। लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री को अपने आवेदन सौंपे और उनसे अपने मुद्दों के समाधान के लिए अपेक्षित कदम उठाने का आग्रह किया। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी योगी आदित्यनाथ ऐसी सार्वजनिक बैठकें करते थे।